हमने फिलहाल के लिए यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। यूनिट सर्कल, और मैंने कहा क्या, यूनिट सर्कल ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं, यूनिट सर्कल से आते हैं। इसमें हमने क्या लिया था, तो हमने एक सर्कल लिया, ठीक है। कैसा सर्कल, तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जिसका रेडियस जो है कितना है, 1 यूनिट का है। इस तरीके से सर्कल लिया हमने, ठीक है, ये हमने लिया। अब ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया था, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया था निकल के 1,0 हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0,-1, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट सर्कल है। उसके बाद हमने कहा कि एक काम करो, काम क्या करो, यहाँ से अगर मैं इस तरीके से लाइन लेता हूँ तो अभी एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब मैं इसको इस तरीके से घुमाता हूँ, यहाँ पे लेकर के आ जाता हूँ, तो अब यहाँ से ये एंगल कितना हो गया, लेट्स सपोज थीटा है, क्या है, हमने इस चीज को समझा। अब इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा ना, कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने कहा x, y, क्या कहा, तो फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस हमारा क्या है, y है, और ये डिस्टेंस क्या है, x है। तो अगर मैं x और y को, अगर मैं x और y को थीटा के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं यहाँ पे थीटा के टर्म में x और y को लिख सकता हूँ। और x और y को अगर आप थीटा के टर्म में लिखोगे तो क्या क्या आएगा, x और y को थीटा के टर्म में लिखने पे x किसके बराबर आएगा, x किसके बराबर आएगा, जो x होगा ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर, और जो ये y होगा ये आपका आ जाएगा साइन थीटा के बराबर। कैसे आया ये तो मालूम है ना, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये वाला जो है साइड है y है और ये वाला साइड x है, और ये 1 होगा क्योंकि ये पूरा जो है ये 1 यूनिट है, यूनिट सर्कल है, तो इसीलिए ये 1 हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाओगे तो इसमें होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब लगाओगे तो हमारा जो कॉस थीटा है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि x/1 यानी कि x आ जाएगा किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और जो हमारा साइन थीटा है वो क्या होगा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि y किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है क्या समझना है, समझना ये है कि देखो तुमने जब ये एंगल यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाला जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है ये बताओ, एक्स और वाई का। हाँ, ये वाला जो वैल्यू है ये कॉस थीटा है, और ये वाला जो वैल्यू है ये किसका है, साइन थीटा का है। क्योंकि भाई जब अगर यहाँ पे x हमारा क्या है, यहाँ पे x हमारा कॉस थीटा है और y साइन थीटा है, तो नीचे आओगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। मतलब इस सर्कल पे हर जगह पे जो भी पॉइंट होगा एंगल के अकॉर्डिंग उस पर कॉस और साइन का वैल्यू मिलेगा। जो x और y होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा वो अकॉर्डिंग टू द एंगल हमें x और y का वैल्यू दे देगा। बात समझ में आ रहा है। और इस यूनिट सर्कल को देखते हुए हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, -1 है, और साइन का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। अब उसके बाद यहाँ से जब हम इसको चलाना शुरू करते हैं इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से चलाते हैं, जैसे जैसे ये एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे देखो एक्स और वाई का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे नीचे क्या है, थीटा चेंज हो रहा है, तो ये एक्स और वाई का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ऐसे तो यही वैल्यू मिलता रहेगा जो वैल्यू है, बार बार कितना भी एंगल चेंज कर लो यहाँ पे। समझ में आ रहा है, वैल्यू जो है इधर उधर नहीं होने वाला है। वैल्यू जो है साइन का मैक्सिमम 1 वैल्यू रहेगा और मिनिमम -1 रहेगा। उसी तरीके से कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा, 1, और मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, -1। कहाँ से कहाँ तक वैल्यू बढ़ रहा है, कहाँ से कहाँ तक घट रहा है वैल्यू। साइन, पहले कॉस का बताओ,
देखो जब एंगल यहाँ पे बढ़ रहा है तो देखो कॉस का वैल्यू 1 से 0 हुआ, तो वैल्यू बढ़ा या घटा? बढ़ गया, 1 से 0 हो गया। सो 1 से 0 हो गया तो घट गया ना। और फिर जो है 0 से क्या हुआ, -1, तो फिर से घट गया। ठीक है, और उसके बाद -1 से क्या हुआ, 0, तो वैल्यू बढ़ गया। फिर 0 से क्या हुआ, 1, तो फिर से बढ़ गया। यानी कि वैल्यू जो है कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, 0 से लेकर के, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। एंगल जब 0 रहेगा, 0 से लेकर के पाई तक, पाई रेडियन तक, जिसको हम 180 कहेंगे, उस तक जो है कोस का वैल्यू कम हो रहा है, 0 से पाई तक। और पाई के बाद देखो फिर से वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है, बढ़ रहा है वैल्यू। ये देखो यहाँ पे क्या, -1 से 0 हुआ और 0 से क्या हुआ, 1 हो गया। तो कोस का वैल्यू फिर क्या हो रहा है, पाई से लेकर के 2 पाई तक बढ़ रहा है। अब फिर से अब बात करते हो 2 पाई के आगे, 2 पाई से लेकर के यहाँ पे 2 पाई के बाद अगर बात करते हो 3 पाई तक, 2 पाई से लेकर के 3 पाई तक, यहाँ पे 3 पाई का वैल्यू होगा, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है ना कि घट रहा है, घट रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या हो गया, बढ़ने लग रहा है। तो यानी कि अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं, अब क्या करूं, कॉस का, एक मिनट, अब अगर मैं यहाँ पे कॉस का, कॉस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा, सो ग्राफ देखो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सही से समझना, एकदम बेसिक से हम लोग जो है लेकर के चल रहे हैं। एक बार 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग मस्त, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आने लगेगा काफ़ी हद तक, मतलब आ ही जाएगा वो, उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास जो वैल्यू है ये 0 है, ये वैल्यू जो है मेरे पास ये पाई/2 है, ये वैल्यू जो है मेरे पास पाई है, ये वाली वैल्यू क्या है, पाई के बाद जो है यहाँ पे 3 पाई/2 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 पाई/2, इस तरीके से। और इधर क्या होगा, माइनस का पाई/2, और फिर क्या होगा, माइनस का पाई, और फिर क्या होगा, माइनस का 3 पाई/2, ऐसे करके चलता जाएगा। अब मुझे बताओ, जो मैंने तुमको यहाँ पे बताया है कोस फंक्शन के बारे में, कोस फंक्शन के बारे में जो मैंने तुमको बताया है, इससे क्या मालूम चलता है, कोस का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ठीक है, -1 है। तो अब कॉस फंक्शन देखो, 0 पे क्या है वैल्यू इसका, कॉस में बताना, कॉस में 0 पे क्या है, 1 है, और 0 से पाई पे गया तो पाई पे कितना हो गया वैल्यू, क्या हो गया, 0 से पाई/2 पे बताओ क्या हुआ, 0 हो गया। तो अब देखो ये वैल्यू कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तो 1 है, और फिर जो है नीचे आते समय ये वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, ये कम हो गया। अब पाई से लेकर के पाई तक में वैल्यू और कम हो रहा है, तो वैल्यू जो है और कम हो रहा है, ये कहाँ तक गया, और एग्जैक्टली पाई पे -1 हो गया। अब उसके बाद जो है जब तुम देखोगे तो ये वैल्यू क्या होने लग रहा है, बढ़ने लग रहा है, यानी कि ये वैल्यू अब बढ़ रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब आगे भी देख सकते हो 3 पाई/2 के बाद अभी भी बढ़ रहा है, ये तुम्हारा 3 पाई/2 है। ठीक है, सो अभी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कहाँ तक, 2 पाई तक जाओगे तो 2 पाई पे तुमको एग्जैक्टली 1 मिलेगा, और फिर उसके बाद ये वैल्यू क्या हो रहा है, कम होने लग रहा है, इस तरीके से ग्राफ चलेगा। इधर नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसा ग्राफ चलेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये कॉस फंक्शन का ग्राफ होता है ऐसा, ये y = क्या है, कॉस x है। अब इस ग्राफ से तुम देख सकते हो सबसे पहले कि ये वेव टाइप का ग्राफ बन रहा है। अब इसमें तुम देख सकते हो ग्राफ में कि इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है, डोमेन मतलब क्या, इनपुट है ना, तो इसका जो इनपुट है वो क्या है, तो वो हम इसमें बोलते हैं ऑल रियल नंबर है।
ये जो यहाँ पे जो तुमने इनपुट लिया है ना रेडियन में, इसको रियल नंबर से कंपेयर करके कहते हैं कि ऑल रियल नंबर है। तो ये डोमेन हो गया इसका, डोमेन ऑल रियल नंबर। ठीक है, डोमेन क्या हो गया भाई? ऑल रियल नंबर, आर हो गया। और इसका जो रेंज है, रेंज क्या है? रेंज बताओ, रेंज क्या है? तो रेंज इसका जो है -1 से लेकर के 1 तक के बीच में है। ना तो -1 से कम हो रहा है, ना 1 से ज़्यादा हो रहा है, -1 से लेकर के 1 के बीच में है। ये इसका जो है कॉस फंक्शन का डोमेन और रेंज हो गया, और ग्राफ हो गया किसका? कॉस फंक्शन का। तो ये कॉस फंक्शन का हो गया तुम्हारा ग्राफ वगैरह। अब सिमिलरली अगर तुम यहीं से इसको समझ करके यहाँ से साइन फंक्शन का ग्राफ वगैरह बनाना चाहते हो तो तुम ड्रॉ कर सकते हो साइन फंक्शन का ग्राफ। देखो साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे चल रहा है, देख रहे हो यहाँ पे 0 पे 0, आगे बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 90 तक बढ़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कम होने लगा। तो थोड़ा ग्राफ को जो है हम लोग विजुअलाइज करने का जो है प्रयास करते हैं इसका। ठीक है, ये इसका जो है ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये 0, ये π/2, ये हमारा हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया कितना? 2π। इधर नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा π/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 3π/2, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 2π हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगा? 1, मिनिमम वैल्यू -1। अब मुझे बताओ 0 पे क्या है साइन की वैल्यू? 0। और 0 से जब एंगल यानी कि एंगल को आगे बढ़ा रहे हैं तो साइन का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि इस तरीके से जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ पे पहुँचेगा? π/2 पे, जो कि 1 पे पहुँच जाएगा। और फिर उसके बाद कम होने लगा है, देखो चेक करना, चेक करो कम हुआ या पाई के बाद पहुँचने के बाद कम हुआ? इसमें देखो, इसमें भी वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? अब फिर जो है उसके बाद क्या हो रहा है? ये वैल्यू नीचे की तरफ कम हो रहा है, कहाँ तक? तो ये 3π/2 तक। और ये कुछ इस तरीके से ग्राफ चला जाएगा इसका, ऐसा ग्राफ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा ग्राफ जाएगा। ये y = sin x का ग्राफ है। ठीक है, इसमें डोमेन क्या है? डोमेन क्या है इसमें? सेम है, ऑल रियल नंबर है। और रेंज क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक है फिर से। अब अगर मैं इसमें कहूँ, इसमें कोडोमेन बताओ क्या है? कोडोमेन, कोडोमेन बताओ क्या है फंक्शन में? सो कोडोमेन हमारा रियल नंबर है, सिंपल, ये रियल नंबर है, इसी के अंदर यहाँ पे रेंज लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये साइन और कोस की अंडरस्टैंडिंग हुई तुम लोगों को? होनी चाहिए। साइन जो है इनपुट सब कुछ ले लेता है और आउटपुट क्या देता है? आउटपुट क्या देता है? इनपुट अरे इनपुट जो है कुछ भी सारे रियल नंबर ले लेगा और आउटपुट क्या देगा? -1 से लेकर के 1 तक में कुछ भी दे सकता है, इंक्लूडिंग -1 और 1। और उसी तरीके से कॉस भी जो होगा, कॉस भी क्या सकता है? इनपुट सब कुछ ले सकता है पर आउटपुट क्या देगा? -1 से लेकर के 1 के बीच में कुछ भी दे सकता है, इंक्लूडिंग -1 और 1। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हो ग्राफ को देख करके। मुझे बताओ ये जो कॉस एक्स है कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है? कॉस का जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे। आगे किस पे जीरो हो जाएगा? ये 7π/2 पे। उससे आगे किस पे जीरो होगा? 9π/2 पे। इधर नेगेटिव डायरेक्शन में -π/2 पे, माइनस का 3π/2 पे, माइनस का 5π/2 पे। क्या समझ रहे हो इससे? इससे ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि cos x कब कब जब जब जीरो होगा तब तब x जो होगा वो क्या होगा? ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। ठीक है, x क्या होगा? x हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के बराबर होगा। ठीक है, ये ऑड ही तो हुआ, देखो
यहाँ पे देखो π/2, 1 इंटू π/2, फिर 3π/2, 3 इंटू π/2, फिर 5π/2 यानी 5 इंटू π/2, 7π/2 यानी 7 इंटू π/2, फिर क्या है, फिर क्या है 9π/2 यानी 9 इंटू π/2। यानी कि ये जो cos x जहाँ जहाँ पे जीरो है वहाँ वहाँ पे ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है x का वैल्यू, यानी कि इनपुट जो है वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे साइन x वाले में अगर देखते हो तो साइन x कहाँ कहाँ पे जीरो है। अगर मैं कहता हूँ साइन x जो है उसकी वैल्यू जीरो है, इसका क्या मतलब है कि x जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, n पाई के बराबर है। x किसके बराबर है, n पाई के बराबर है। चेक कर सकते हो कैसे, देखो जीरो पे जीरो है, पाई पे जीरो है, 2 पाई पे जीरो है, अगला क्या होगा 3 पाई, माइनस पाई पे जीरो है, -2 पाई पे जीरो है, -3 पाई पे जीरो है। यानी इसमें n के जगह पे अगर तुम प्लस माइनस करके 1 लेकर के चलते हो है ना, उसके आगे लेकर के चलते हो, सब जगह पे जीरो होगा, n जीरो होगा तो भी जीरो ही होगा। बात समझ में आ रहा है। साइन x जो है इन सभी जगहों पे जीरो होता है। ठीक है, तो साइन x का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या है -1 से 1। कॉस x का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है -1 से 1। ग्राफ दोनों का याद होना चाहिए तुम लोगों को। साइन x जीरो कब होता है, n पाई पे, और कॉस x कब जीरो होता है, कॉस x जो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। अगर हमें कॉस x को जीरो करना है तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस x क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो जरा। ठीक है, अब 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे, उसके डोमेन और रेंज को समझना होगा कि उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक है और रेंज जो है उसमें कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा जो है यहाँ पे बोलना चाहिए मुझे, f(x) इक्वल टू 10x। ठीक है, अब इसका डोमेन क्या हो सकता है बताओ। तो इसका डोमेन तुम आराम से लिख सकते हो, कैसे मुझे बताओ। 10x जो है ये कैसे लिखा जा सकता है, साइन x अपॉन कॉस x। और जहां जहां पे कॉस x जो है नॉट डिफाइन होगा, जहां जहां पे कॉस x जीरो आएगा वहां वहां पे 10x जो है वो डिफाइन ही नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस बात को। जहां cos x जीरो हुआ वहां पे 10x विल नॉट बी डिफाइंड। क्यों, क्योंकि नीचे वाला जीरो नहीं आ सकता ना। समझ रहे हो बात। तो ये cos x जीरो नहीं हो सकता, और cos x जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो क्या 10x के डोमेन में वो आ सकता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आ गया तो cos x वहां पे जीरो बन जाएगा, और cos x जीरो बन गया यानी कि 10x नॉट डिफाइन होगा। बात समझ में आ रहा है। तो तुमने वैल्यू भी पढ़ा होगा 10th क्लास में कि 10 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। उसका कारण क्या है, 10 90 डिग्री में यहाँ पे आ गया साइन 90 डिग्री अपॉन में कोस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री 1 होता है और कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका अगर डोमेन हमें लिखना है तो इसका डोमेन मैं क्या लिख सकता हूँ, डोमेन मैं लिख सकता हूँ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, सब कुछ आ सकता है लेकिन ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आ सकता है। ठीक है, सब कुछ ले लो लेकिन ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं ले सकते हो आप इसमें। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 क्यों नहीं ले सकते, इसका रीजन समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसके रेंज के बारे में बात करो तो रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर रेंज मिल जाएगा। ठीक है, 10x का रेंज जो होगा वो सारे रियल नंबर हो जाएगा। तो क्या इसी तरीके से अब 3 और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच गए हैं उसका डोमेन और रेंज लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो मुझे बताना कॉसेक x का डोमेन क्या होगा। हाँ, अगर मेरे पास चौथा फंक्शन लेट्स सपोज f(x) इज इक्वल टू कॉसेक x है, तो मुझे बताओ कॉसेक x का डोमेन और रेंज क्या होगा, r-n क्या होगा डोमेन। हाँ, डोमेन हो जाएगा r-n। क्यों होगा, देखो
कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, 1/sin x। और साइन एक्स जहाँ जहाँ पे जीरो होगा वहाँ वहाँ पे कॉसेक एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। तो वहाँ पे कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं, कहाँ पे साइन एक्स जीरो होता है, एन पाई पे जीरो होता है। सो एन पाई पे जीरो है, यानी कि ऑल रियल नंबर में से हमें एन पाई को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। अब रेंज बताओ क्या होगा इसका, साइन एक्स का जो यहाँ पे रेंज होता है कोसेक एक्स में तो वो आ ही नहीं सकता, और साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1। तो यानी कि इसका रेंज जो होगा वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। समझ में आ रहा है, हाँ -1 और 1 आ सकता है लेकिन उसके बीच में नहीं आ सकता। तो इसका जो रेंज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। अब देख रहे हो इसमें मैंने ओपन इंटरवल लगाया है, इसका क्या मतलब है, मतलब ये जो -1 है ये हमारे रेंज में इंक्लूड है और 1 भी हमारे रेंज के अंदर इंक्लूड है। इसको लिखने का एक और तरीका होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉसेक एक्स का जो है डोमेन और रेंज हो जाता है। अगला वाला लिख के बताओ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है पांचवा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अब सेक एक्स जो होगा वो ये तो मालूम है कि हम सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos एक्स। और cos एक्स जहाँ कहीं भी जीरो हो जाएगा वहाँ पे सेक एक्स डिफाइन नहीं होगा। सो cos एक्स जीरो कहाँ पे होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जीरो होता है। तो हमें यहाँ पे सारे रियल नंबर में से ओड मल्टीपल ऑफ π/2 को क्या करना होगा, हटा देना होगा। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो यानी कि ये डोमेन हो गया। अब अगर इसका रेंज लिखोगे सो रेंज क्या हो जाएगा, तो जो कॉसेक का रेंज होता है वही इसका रेंज हो जाएगा। कॉसेक का रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, जहाँ पे -1 और 1 हमारे रियल नंबर में इंक्लूडेड है, यानी कि रियल नंबर के अंदर हमारा मतलब रेंज के अंदर -1 और 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब इसका अब नेक्स्ट हमारे पास आता है छठे नंबर पे क्या, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, सो कॉट एक्स में क्या होगा, कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना, अरे फॉर्मूला याद है ये। कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं, जहाँ पे साइन एक्स जीरो वहाँ पे कॉट एक्स नॉट डिफाइन, वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। और साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है, एन पाई पे होता है, यानी कि जब इसका डोमेन लिखने चलोगे तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, है ना, एन पाई को हटाना पड़ेगा। और इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो होता है ऑल रियल नंबर होता है। तो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तुमने नोटिस किया मैंने इनका ग्राफ नहीं बताया अभी, है ना, इसके ग्राफ भी होते हैं चारों के, जैसे 2 के ग्राफ हो गए वैसे ही चारों के ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इन 6 के डोमेन और रेंज याद रखना तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है याद रखना। अगर तुमने किस किस का रख लिया, अगर तुमने साइन फंक्शन का और कॉस फंक्शन का डोमेन और रेंज याद है तुमको, और बेसिक जो मैंने यूनिट सर्कल पढ़ाया वो याद है, तो फिर इसका जो डोमेन और रेंज बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका डोमेन और रेंज याद रखना इज़ वेरी इजी, बहुत आसानी से उसका डोमेन और रेंज याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, जैसे कि अभी अगर मैं डोमेन और रेंज अब एक साथ लिखना चाहूँ तो अब तुमको मालूम है पहला वाला हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है साइन एक्स है, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1। दूसरा क्या है हमारे पास, कॉस एक्स, इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, इसमें भी -1 से 1 हो जाएगा।
अब तीसरा वाला क्या है, 10x, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, डोमेन क्या हो जाएगा बताओ, r माइनस कॉस 10 जो होता है साइन अपन कॉस, कॉस 0 कहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, सो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। और रेंज क्या होता है इसका, ऑल रियल नंबर, ठीक है। चौथा हमारे पास आता है कॉसेक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा r माइनस एन पाई, रेंज क्या होगा r माइनस -1 से 1 ओपन इंटरवल में। पांचवा फंक्शन क्या है, सेक एक्स, डोमेन क्या होगा r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, रेंज क्या हो जाएगा, तो सेम जो इसका है r -1 से 1। एक और रह गया छठे नंबर पे, क्या रह गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। डोमेन क्या होगा इसका, r माइनस एन पाई, और रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका ग्राफ जो है एक बार रिवाइज करो, और यूनिट सर्कल को भूलो मत, यूनिट सर्कल को बिल्कुल मत भूलो। ग्राफ तो रिवाइज होने चाहिए, और यूनिट सर्कल इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का पूरा ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यूनिट सर्कल से हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना, डोमेन, रेंज और उसके बाद यूनिट सर्कल को, और ग्राफ हो सके तो ग्राफ को जरूर रिवीजन कर लेना, क्योंकि ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। अगर कॉन्सेप्ट जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, तो इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन एक ही शर्त पे होगा, जब ट्रिगो का हुआ रहेगा। ट्रिगो 11th का काफ़ी पावरफुल चीज़ है, पूरे 11th का जो है, मतलब पूरे 12th के मैथ्स को पढ़ने के लिए 11th का एक ट्रिगो काफ़ी है। बात समझ में आ रहा है, 11th का ट्रिगो, उसके बाद लिमिट एंड डेरिवेटिव, बात समझ में आ रहा है, इसी 11th क्लास का। तो ये सब काफ़ी काम में आएगा, यूज़ में आएगा हमारे 12th क्लास में। अभी देखना उसमें जो है इन्वर्स ट्रिगो में किस प्रकार से मैं इसका यूज़ करता हूँ, कैसे कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, ठीक है। इतना समझ में आया ना बात, इतना समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब तुमने ना एक फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है, मतलब अपने जो है कई बार जो है इस फॉर्मूले से जो है तुम लोगों ने जो है अपना इंट्रोडक्शन जो है करवाया होगा, या फिर ये इस टाइप के फॉर्मूला, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स साइन 2 पाई माइनस एक्स, इस टाइप के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो ये फॉर्मूले को हम लोग अभी कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये इतना आसान है, इतना आसान है, ये टेक्निक समझ लोगे तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं अभी। देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनाना पड़ता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ, एंगल यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो एंगल होगा वो कितना कितना एंगल हो सकता है। अगर ये लाइन को मैंने यहीं पे रखा तो 0 है ना, और या अगर मैंने इसको घुमा दिया तो 2 पाई, एक बार और घुमा दिया तो 4 पाई, एक बार और घुमा दिया 6 पाई। तो इस जगह पे जो है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसे आ सकता है। अगर यहाँ से एक बार यहाँ पे चलो तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल आ सकता है, पाई, पाई हो सकता है, फिर क्या होगा 3 पाई, और क्या हो सकता है 5 पाई, और क्या हो सकता है 7 पाई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 पाई, सॉरी
2 पाई ऐसे करके चलेगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो हमारा पाई होगा, इतना रहने देते हैं। यहाँ पे एंगल कितना होगा, पाई बाई 2, मतलब जब हम पूरा यहाँ से यहाँ तक चल ले तो कितना डिग्री चल लिया, पाई बाई 2 एंगल के रेस्पेक्ट में, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2। अब हमारे पास जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मान लो किसी एंगल का जो वैल्यू है, एंगल का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 90 के बीच में है, तो 0 से लेकर के 90 के बीच में है, यानी कि वो वैल्यू कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सब जो है पहले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, 0 से लेकर के 90 तक का एंगल रहेगा, और 0 से लेकर 90 तक के एंगल में उनके जो वैल्यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे पॉजिटिव आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या हुआ, 90 से लेकर के 180, इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक, ये 2 ही जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड वाले में आते हो तो थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ वाले में आते हो तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है, मतलब अगर वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर वैल्यू जो है तुम्हारा एंगल का वैल्यू 0 से लेकर के 180 के बीच में है, एंगल का वैल्यू 0 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में है, तो उसका जो आंसर होगा, अगर साइन वाला है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, साइन है तो पॉजिटिव रहेगा, कॉसेक है तो पॉजिटिव रहेगा, और मान लो कि हमारा क्या हो गया, सेक हो गया या फिर कॉस हो गया। मैंने कहा एक बात बता, कॉस 130 डिग्री का वैल्यू जो है कितना होगा, तो कॉस 130 डिग्री कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं कहूँ साइन 130 डिग्री कितना होगा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ बात। थर्ड वाले में क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, 180 से ज़्यादा हो जाएगा पर, ठीक है। फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे होता है नो चेंज, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, यहाँ पे भी होता है नो चेंज, और यहाँ पे होता है चेंज, ठीक है, यहाँ पे भी होता है चेंज। रूल याद रखना, क्या है कैसे है समझाता हूँ अभी, पर अभी जैसे जैसे बता रहा हूँ सीखते चलो। एक्स एक्सिस पे नो चेंज, वाई एक्सिस पे चेंज, क्या क्या चेंज होता है इसको समझ लो। जो चेंजेस होता है वो क्या होता है, तो तुम्हारा साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज हो सकता है साइन में। तुम्हारा सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो सकता है सेक में। तुम्हारा टेन चेंज होगा कोट में, और कोट चेंज हो सकता है टेन में, ठीक है। अगर चेंज होगा तो, अगर चेंज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगर चेंज हो गया तो ये ऐसे चेंजेस होगा, ठीक है। इस चेंजेस को तुम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ये जो चेंज है, ओके। अब देखो अब क्या होगा, मान लो मुझे वैल्यू लिखना हुआ, मुझे वैल्यू लिखना हुआ, पहला जो है मैं छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, जहाँ पे जो तुम्हारा एक्स है ये 0 से लेकर के 90 के बीच में है, अरे पाई बाई 2 के बीच में है। तो अब बताओ ये किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले यहाँ एंगल क्या आया, पाई बाई 2 आया, तो ये जो पाई बाई 2 है ये साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब समझो ये पाई बाई 2 प्लस एक्स किस में जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। सेकेंड में ये साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, ये साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये कॉस हो जाएगा, और पाई बाई 2 प्लस एक्स ये एक्स हो गया। तो यानी कि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। अब दूसरा एक और फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहीं पे, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स,
अब मुझे बताओ यहाँ पाई/2 आया, तो पाई/2 का मतलब क्या हुआ, कॉस चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और ये साइन एक्स हो जाएगा। अब ये कॉस एक्स जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये माइनस में आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, एक और फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। मैंने कहा लिखो 10 पाई/2 प्लस एक्स। बताओ पाई/2 है तो 10 को चेंज कर देगा। 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉट एक्स। और ये पाई/2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। 10 पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा। और फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, देखो कितने सारे फॉर्मूले तुम लिख सकते हो। मैंने कहा तुम लिखो कॉस 2 पाई अपॉन में 3 माइनस का एक्स। अब बताओ 2 पाई अपॉन में 3, 2 पाई अपॉन में 3 यानी कि यहाँ पे है ये, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, एक मिनट, 3 पाई अपॉन में 2। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी कि सबसे पहले तो चेंज होगा, ये कॉस चेंज होगा किस में, तो साइन एक्स हो जाएगा। अब ये 3 पाई/2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में, तो थर्ड में ये कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ मैं। मान लो मुझसे बोला गया 10 पाई प्लस एक्स, तो पाई है तो चेंज होगा क्या, नो चेंज, तो 10 जो है एज इट इज आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 10x। अब ये पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में 10 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एज इट इज रह जाएगा। एक और फॉर्मूला लिखो, मैंने कहा 10 पाई माइनस एक्स। बताओ पाई माइनस एक्स, तो पाई है तो चेंज होगा क्या 10, चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं, तो ये 10 रहेगा 10x। और ये पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, तो 10 जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है 10x नेगेटिव होता है। बात समझ में आया, हाँ। ऐसे करके ये जो मैंने अभी रूल बताया है, इससे अब तुम जितना चाहो उतना इस टाइप का फॉर्मूला लिख सकते हो। मैंने कहा बताओ कॉस, मैंने कहा बताओ कॉस 3 पाई माइनस एक्स क्या होगा, तो 3 पाई है, चेंज होगा कि नहीं होगा, नो चेंज, यानी कि कॉस एक्स एज इट इज। 3 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कॉस 6 पाई माइनस का एक्स, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, यानी कि कॉस एक्स हो जाएगा। और 6 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। अब मान लो मैंने कहा कॉस 0 माइनस एक्स, बताओ कॉस 0 माइनस एक्स, 0 है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड में आया, नो चेंज, कॉस एज इट इज। 0 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे कॉस एक्स पॉजिटिव होगा। इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए तुमने देखा होगा कॉस माइनस एक्स जो होता है ये माइनस कॉस, ये प्लस कॉस एक्स के बराबर होता है, लेकिन बाकी सभी साइन माइनस एक्स वो माइनस साइन एक्स। जैसे कि मान लो मैंने कहा साइन 0 माइनस एक्स, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, सबसे पहले 0 है, चेंज होगा कि नहीं होगा, नो चेंज, तो यानी कि साइन एज इट इज आ जाएगा साइन एक्स। 0 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा। यानी कि देखा होगा तुमने साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। ये फॉर्मूला समझ में आया, ये समझ में आया फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताया है अभी तुम लोगों को ये, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो इसको।